करीब 12:46 पर भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर 3.3 भूकंप की तीव्रता मापी गई। भूकंप का केंद्र रोहतक शहर से मात्र 17 किलोमीटर पूर्व धरती के 10 किलोमीटर की गहराई में मापा गया। खेरी, सापला और खरखौदा जैसे आसपास के कस्बों के निवासियों ने 2 से 5 सेकंड तक इन कंपन को महसूस किया और इसकी जो सूचना है वो सामने आई। देर रात कंपन से लोगों की नींद टूटी और उसके बाद डर के मारे लोग अपने घरों से निकलकर खुली जगहों में आ गए। किसी भी तरह से हालांकि नुकसान की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले ही यानी कि 11 जुलाई को हरियाणा के झज्जर जिले में 3.7 तीव्रता का एक भूकंप का झटका आया था। दिल्ली एनसीआर में भी इस कंपन को महसूस किया गया था। इसके पहले 10 जुलाई को उसी क्षेत्र में 4.4 तीव्रता का एक और भूकंप का झटका महसूस किया गया था। झज्जर, दिल्ली एनसीआर महीने के अंदर बार बार आने वाले इन झटकों से अब खतरा यहां पर महसूस होने लगा है, जिससे इस क्षेत्र की भूकंपीय संवेदनशीलता का पता चलता है और एक महीने में कई बार ये झटके महसूस होने की वजह से अब लोगों के अंदर डर का माहौल भी देखने को मिल रहा है। तो कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, झज्जर, रोहतक, पलवल की ये तस्वीरें, और ये वो जगह हैं जहां पर लगातार आप देख रहे हैं कि भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। गुरुग्राम, हांसी और फरीदाबाद, तो ये 6 तस्वीरें हैं और ये अगर आप देखें तो लगातार इन भूकंप के झटकों को इस महीने के अंदर महसूस किया गया है और ये चौथी बार है जब भूकंप के ये जो झटके हैं वो इन इलाकों में महसूस किए गए हैं। और इसके बाद निश्चित तौर पर लोग हैं उनके अंदर डर और भय का माहौल भी है, लेकिन बार बार आ रहे ये भूकंप के झटके क्या बड़ी तबाही का संकेत है? ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है और ये भूकंप के झटके आखिर बार बार क्यों आ रहे हैं, ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो बार बार भूकंप के झटकों को महसूस किया जा रहा है उसके क्या कारण हैं, क्योंकि लगातार इस क्षेत्र में इन भूकंप के झटकों को महसूस किया जाना ये कई सारे सवालों को खड़े करता है कि आखिर क्या ये जो जोन है ये बेहद सेंसिटिव है, क्यों इसी इलाके के अंदर आप देख रहे हैं कि बार बार ये जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए जा रहे हैं। बार बार भूकंप के झटके आना क्या कोई बड़ी तबाही का संकेत हो सकता है, ये भी अपने आप में समझना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ और बातें आपको बताते हैं। देखिए, एक सप्ताह में चौथी बार है जब हरियाणा की धरती हिली है, यानी कि भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। सबसे पहले 10 जुलाई को झज्जर इसका केंद्र रहा था और 4.4 तीव्रता का जो भूकंप है वो महसूस किया गया था और इस भूकंप के झटकों को दिल्ली एनसीआर तक महसूस किया गया। 11 जुलाई को 3.7 तीव्रता के झटके एक बार फिर से आए। रोहतक में देर रात 3.3 तीव्रता का भूकंप एक बार फिर से महसूस किया गया। अब भूकंप के जो संवेदनशील जिले हैं वो कौन कौन से हैं ये भी आपको बताते हैं। तो 12 जिले संवेदनशील हैं भूकंप को लेकर के, जिसमें रोहतक है। दूसरा जिला है पानीपत, ये भी भूकंप के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो संवेदनशील जिलों में आता है। करनाल भी भूकंप के लिहाज से संवेदनशील जिलों में इसकी भी गिनती होती है। महेंद्रगढ़ जिले की भी जो गिनती है वो संवेदनशील इलाकों में की जाती है। पंचकुला भी संवेदनशील आपको बता दें। तो बार बार ये भूकंप के झटके आखिर क्यों महसूस हो रहे हैं, इसके क्या कारण हैं और क्या वाकई में ये किसी बड़े खतरे का संकेत है? आज इसको थोड़ा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एक बेहद खास मेहमान मेरे साथ हैं जो आपको ये बेहतर तरीके से बताएंगे कि आखिर ये जो बार बार भूकंप के झटके हैं ये किस बात की तस्दीक कर रहे हैं। परिचय करवा देते हैं आपका मेहमान से। डॉक्टर विनीत गहलोत जी हैं हमारे साथ, डायरेक्टर हैं WIHG के, डायरेक्टर द वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। और एक और मेहमान हमारे साथ हैं सूर्य प्रकाश कपूर जी, आप जियोथर्मल एक्सपर्ट हैं। सूर्य प्रकाश कपूर जी, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर विनीत गहलोत जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा और हमारे दर्शक भी ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि जो जानकारी मैं अभी दर्शकों को दे रहा था हरियाणा के अंदर और खासतौर से जब हम लोग देख रहे हैं तो रोहतक और झज्जर ये 2 जिले ऐसे हैं जहां पर एक हफ्ते के अंदर 4 बार भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। क्या इसके कारण हैं और क्यों ये बार बार ये जो भूकंप के झटके हैं वो इसी इलाके में महसूस किए जा रहे हैं, क्योंकि केंद्र रोहतक या झज्जर ही दिख रहा है बार बार? अगर आप इसको बता पाएं गहलोत जी। देखिए, जो जितने भी यहाँ पे भूकंप आते हैं वो एक पुरानी बेल्ट है, एक पुराना स्ट्रक्चर है जिसको हम दिल्ली अरावली फोल्ड बेल्ट कहते हैं, जो कि आप दिल्ली से चल के और उदयपुर तक चलती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक पर्वत श्रृंखला है एक पूरी और उसको हम दिल्ली अरावली फोल्ड बेल्ट कहते हैं। ये एक बहुत पुराना स्ट्रक्चर है, कई मिलियन ईयर्स पुराना स्ट्रक्चर है और जो कि हिमालय से बनने से पूर्व का स्ट्रक्चर है।
तो इस इलाके में क्योंकि ये वहाँ पे कुछ फॉल्ट भी हैं, कुछ अपभ्रंश हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से उनमें आपस में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव होने की वजह से छोटे मोटे भूकंप आते हैं। ये जो लेकिन ये बात जरूर है कि आपको ज़्यादा भूकंप ऐसा प्रतीत होता है कि वो हरियाणा और दिल्ली के आसपास आते हैं, और उसका मेन वजह एक थोड़ी ये भी है कि हमारा जो साइस्मिक नेटवर्क है उसकी क्षमता दिल्ली और हरियाणा के आसपास कहीं ज़्यादा है। अगर आप और नीचे जाएंगे, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, तो वहाँ पे 1 या 2 स्टेशन वहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास करीब 10-15 स्टेशन लगे हुए हैं। तो छोटा भी अर्थक्वेक जो है हम उसको एकदम पकड़ लेते हैं और उसके बारे में उसकी चर्चा होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है, आपको याद होगा उदयपुर के पास में माउंट आबू अर्थक्वेक आया था। उससे दिल्ली के आसपास तो खैर कई सारे आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे और इस पूरी श्रृंखला में भूकंप नहीं आए हैं। माउंट आबू में भी एक काफ़ी बड़ा भूकंप आया था, आपका शायद 1950s के आसपास की बात है जी। बिल्कुल। सूर्य प्रकाश कपूर जी, आपसे भी थोड़ा और इसको विस्तार तरीके से मैं समझना चाहता हूं, थोड़ा सा अगर दर्शकों को और सरल भाषा में आप बता पाएं। लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं या लोगों के अंदर एक पैनिक सिचुएशन हो जाती है कि भाई एक हफ्ते के अंदर 4 बार उन्हीं जिलों के अंदर या आसपास के इलाकों में इन भूकंप के झटकों को महसूस किया जा रहा है। जो बात अभी विनीत गहलोत जी कह रहे थे, उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए अगर आप इसको और बता पाएं, कारण इसके पीछे का क्या है, क्योंकि बार बार एक ही इलाके में या उसके आसपास के इलाकों में हम लोग देख रहे हैं इन भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। हमारी धरती जो है उसका व्यास जो है 12,742 किलोमीटर है। उसके ऊपर जो छिलका है जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं वो 100 किलोमीटर मोटा है। वो करीब 46 टुकड़ों में बटा हुआ है जिनको हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। अब देखिए, ये 12,742 किलोमीटर जो व्यास है उसके एक तरफ से 100 किलोमीटर और दूसरी तरफ से 100 किलोमीटर यानी कि 200 किलोमीटर कम कर दिया जाए तो बाकी 12,542 किलोमीटर जो अंदर है इसके, वो मोल्टन रॉक है, मैग्मा है, पिघली हुई चट्टानें हैं। 1200 डिग्री टेम्परेचर से लेके धरती की नाभि में 20,000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक जाती। तो ये हमारी धरती जो है ये एक आग से भरा हुआ फुटवार है। इसकी जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स जिसके ऊपर 800 करोड़ आदमी बैठे हैं, दूसरे पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो सृष्टि बसी हुई है, ये सब आग के ऊपर बसी हुई है। ये आग से भरा हुआ फुटवार है। अगर लिथोस्फीयर को प्लेटों में 46 प्लेटों में तोड़ा तो वो किसने तोड़ा? वो अग्नि ने ही तोड़ा। ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स जब आपस में मूव करती हैं, रगड़ती हैं, जो भी एक्टिविटी करती हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स को मूव करने का काम भी अग्नि का ही है। जो कन्वेक्शन करंट से लिथोस्फेरिक प्लेट्स के नीचे चलते हैं, उन कन्वेक्शन करंट्स के ऊपर जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, जैसे दूध के पतीले के ऊपर, खौलते हुए दूध के पतीले के ऊपर मलाई के टुकड़े हिलते हैं, ऐसे ही ये मलाई के टुकड़े हिल रहे समझो। और जैसे मलाई के टुकड़ों के ऊपर समझो कि कुछ मक्खियां बैठी हैं, समझ लो कि ये जो सृष्टि बसी हुई है 800 करोड़ आदमी, ये उन मलाई के टुकड़ों के ऊपर बैठी हुई मक्खियां हैं। तो ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स का हिलना, भूकंप का आना, ये सब कुछ जो है ये अग्नि देवता का ही खेल है। अब कुछ लोग कहते हैं जी हिमालय के अंदर 2 प्लेटें टकरा गई। अब हिमालय के अंदर जो प्लेटें टकराई, उन प्लेटों को टकराने के पीछे भी अग्नि का ही, कन्वेक्शन करंट्स का, मैग्मा के कन्वेक्शन करंट्स का ही खेल है। इस धरती पे जो कुछ होता है उसके पीछे धरती के अंदर जो छुपी हुई अग्नि है, मैग्मा है, लावा है, जियोथर्मल एनर्जी है, जो मोल्टन रॉक्स हैं, उनका फर्स्ट रोल है। बचा खुचा जो है सूर्य की धूप से तो फसलें पकती हैं। अब हम बात कर रहे हैं हरियाणा की, कि आपने कहा हरियाणा में बार बार भूकंप आते हैं। आपको मालूम है कि अगर हम जियोथर्मल एटलस ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने छापी हुई है, जियोथर्मल एटलस ऑफ इंडिया के अंदर एक ग्लोबल हीट फ्लो वैल्यू मैप है, सरकार का ही मैप है, कोई प्राइवेट मैप नहीं। उसके अंदर देखें तो सोहना जो है गुड़गांव के पास, वहाँ जो सोहना का गर्म पानी का चश्मा है, इसी तरीके से जो अरावली की पहाड़ियों में राजस्थान में 15-14 गर्म पानी के चश्मे हैं। ये जो गर्म पानी के चश्मे होते हैं, इनके नीचे गर्म पानी का भंडार होता है जी। वो गर्म पानी जो है उसको गर्म कौन करता है? जो गर्म पानी का भंडार होता है
उसके नीचे एक पक्की चट्टान होती है, उसको इम्परवियस रॉक कहते हैं। वो इम्परवियस पक्की चट्टान, जिसको हम आधारशिला भी कह देते हैं, वो जो आधारशिला है उसके नीचे 1200 डिग्री का लावा जो है वो उस चट्टान को गर्म करता है। उस चट्टान के ऊपर बरसात का जो पानी धरती के अंदर सुराखों से होता हुआ वो नीचे धरती के नीचे, जैसे आप देखते हो कुएं में पानी निकालते ग्राउंड वाटर, वो कहाँ से आता है? वो बरसात का पानी होता है। ऐसे ही बरसात का पानी बहुत गहराई के अंदर जाके वो पक्की चट्टान जो गर्म हो रही है मैग्मा से, उसके ऊपर जाके जमा हो जाता है। उसके गर्मी से भाप बनती है। उस भाप से जब सब सरफेस स्टीम टेम्परेचर प्रेशर जो है एक सीमा को क्रॉस कर जाता है तो प्रेशर कुकर फट जाता है। जब धरती के नीचे प्रेशर कुकर फटता है तो धरती के सतह पे जो मकान बने हुए हैं वो डोलने लगते हैं, हम कहते हैं भूकंप आ। तो ये जियोथर्मल एनर्जी, ये सब सरफेस स्टीम टेम्परेचर प्रेशर का एक मिकदार से एक सीमा को क्रॉस करना और धरती के नीचे प्रेशर कुकर का फटना, एक विस्फोट का होना, वही उसी के झटके जो हैं ऊपर बिल्डिंगों को, शहरवासियों को लगते हैं। अब प्रश्न ये पैदा होता है, जैसे सोना का गर्म पानी का चश्मा है, हम उसके ऊपर एक मशीन लगा सकते हैं। उस मशीन को कहते हैं जियोथर्मल पावर प्लांट। अगर हम जियोथर्मल पावर प्लांट लगा के सोना के गर्म पानी के चश्मे के नीचे गहराई में जाके, जहां पर वो गर्म पानी का पूरा भंडार है, उसकी गर्मी की बिजली बनाना शुरू कर दें, जिस स्पीड से वो हीट नीचे से आ रही है उसी स्पीड से हम उस गर्मी की बिजली बना दें, तो एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस, एक संतुलन बन जाएगा। जब तक वो जियोथर्मल पावर प्लांट काम करता रहेगा उसकी आयु आमतौर पे 50 साल होती है। तो यूं समझिए कि अगर हम सोना के गर्म पानी के चश्मे के नीचे जो गर्म पानी का भंडार है उसके ऊपर फॉर एग्जांपल 1 मेगावाट का जियोथर्मल पावर प्लांट लगा दिया जाए तो 50 साल के लिए आपका गुड़गांव, आपका हरियाणा, आपका झज्जर, आपका रोहतक, आपका बहादुरगढ़ और आपकी साउथ दिल्ली, यूं समझिए कि आपका नॉर्थ दिल्ली कैंपस, जो दिल्ली। बिल्कुल सूर्य प्रकाश जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से एक तो सारी बातें बताई और आप ये भी बता रहे हैं कि इसको रोकने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं। डॉक्टर विनीत गहलोत जी, लेकिन एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि क्या ये हम मान के चलें, क्योंकि अगर ये बार बार हम लोगों को दिख रहा है या हम इसको महसूस कर रहे हैं या रिक्टर स्केल पर इसको हम माप पा रहे हैं, क्या ये बड़े भूकंप का भी कोई संकेत हो सकता है या कोई और तबाही का भी संकेत? ये ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा सा इसको बताएं। क्या किसी बड़े भूकंप के आने की भी आहट है, ये जो बार बार झटके महसूस किए जा रहे हैं? हाँ सुनिए, आपको मालूम है। नहीं, विनीत गहलोत जी से मेरा प्रश्न है। सर मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा प्रकाश जी। विनीत जी से मेरा प्रश्न है। विनीत जी देखिए, अगर थोड़ा सा इसमें समझने की जरूरत होती है कि एक हमारे प्लेट बाउंड्री जोन होते हैं और एक प्लेट इंटीरियर जोन होते हैं। ये जो इलाका है दिल्ली के आसपास का इलाका, प्लेट बाउंड्री इलाके में नहीं आता है। तो उस वजह से यहाँ पे ये सोचना कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा भूकंप आ जाएगा, वो सोचना एकदम गलत होगा। वो जो जितने बड़े भूकंप आए, चाहे आप ग्लोब में कहीं भी देखें, वो सब सबडक्शन जोन पे आते हैं। आपको अगर पिछले 400 साल का इतिहास देखें दिल्ली का, तो यहाँ पे सबसे बड़ा भूकंप एक 1760 में करीब आया था, जो अकबरनामा में या बाबरनामा में सर लिखा हुआ है। और उसकी वजह से कश्मीर गेट पे के आसपास नुकसान हुआ था। उसको लोगों ने पहले काफ़ी ज़्यादा आंका, लेकिन उसके बाद फिर फाइनली पता लगा कि नहीं साहब, वो तो 5 या 5.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था। एक 1960 में भी एक भूकंप आया था गुड़गांव के आसपास, उसको भी लोगों ने थोड़ा ज़्यादा आंका था, लेकिन उसके बाद पता लगा कि वो भी 5 पॉइंट समथिंग के आसपास अर्थक्वेक था। तो अर्थक्वेक हिस्ट्री जो है वो बताती है आपको दिल्ली इलाके में कि यहाँ पे बड़ा भूकंप अभी तक नहीं आया है, नंबर 1। नंबर 2, जो सेटिंग है, जो टेक्टोनिक सेटिंग है इस इलाके की, वो ऐसी नहीं है कि वो इतना बड़ा कोई भूकंप ला सके। ना तो उतनी एनर्जी है जो आपको प्लेट बाउंड्री रीजन में मिलती है, से हिमालय में मिलती है, ना आपके पास वो इतने बड़े बड़े लंबे लंबे फॉल्ट्स हैं जो कि आपको ज़रूरी है बड़े अर्थक्वेक लाने के लिए। तो ये सोचना कि यहाँ पे बहुत बड़ा भूकंप आ जाएगा हिमालय के जैसा, या और सबडक्शन जोन जहाँ पे जैसे हैं ग्लोब पे वैसा, वो सोचना थोड़ा गलत होगा। जी, आप
ये बार बार जिस तरह की चीजें हम लोग देख रहे हैं, क्या ये किसी बड़ी तबाही का या फिर किसी बड़े खतरे का संकेत है? क्या इसको इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, या इसके कुछ और चीजें भी हैं जो आपको लगता है कि लोगों को जाननी और समझनी चाहिए? बताएं उसको सूर्य प्रकाश जी। 1963 में फरीदाबाद में एक भूकंप आया था 6 डिग्री रिक्टर स्केल का। 1963 जो है बहुत ज़्यादा पुराना टाइम नहीं है। आज फरीदाबाद के अंदर जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, क्योंकि 1963 में फरीदाबाद के अंदर डेवलपमेंट नहीं थी। आज आपको पता है कि जो 10-10, 12-12 मंजिल ऊंचे फ्लैट बन गए हैं, लग चुकी हैं। आज दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी देखो, दिल्ली की पॉपुलेशन देखो, उसके हिसाब से अगर गलती से वो जो फरीदाबाद में 1963 में 6 डिग्री रिक्टर स्केल का भूकंप आया था, भगवान ना करे अगर गलती से आ जाए, तो फिर पहले तो फरीदाबाद के अंदर जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनी हैं उनका क्या होगा, ये सोचने का विषय है। फिर ये जो गुड़गांव के अंदर डीएलएफ ने बनाए हैं, बड़े बड़े महंगे फ्लैट बनाए हैं, मैग्नेलिया, ग्रेशिया, 20-20 करोड़ के फ्लैट हैं। मैं आपको ये सीधा सीधा कहना चाहूँगा कि जब हम इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, इतना पैसा खर्चते हैं, तो क्या हम एक छोटा सा जियोथर्मल पावर प्लांट सोहना के हॉट वाटर रेजर्वॉयर में, हॉट वाटर स्प्रिंग की गहराई में लगा के, ये जो सो कॉल्ड साउथ दिल्ली है, जिसमें आपका फरीदाबाद से लेके गुड़गांव तक, और ये जो आपके ग्रेटर कैलाश और ये जो सेंट्रल दिल्ली है, यहाँ तक कि ये जो यमुना का किनारा है, आपको पता है इतिहास के अंदर देखो, ये जो इंद्रप्रस्थ है जिसको हम आईटीओ कहते हैं, जब ये इंद्रप्रस्थ पांडवों ने नहीं बसाया था, इसके पहले इनका नाम था खांडवप्रस्थ। वो खांडवप्रस्थ कैसे बना था आपको मालूम है? सरस्वती नदी इसी हरियाणा, इसी राजस्थान में बहा करती थी। आज वो सरस्वती देवी जो है, सरस्वती नदी जो है, वो जमींदोज हो गई। क्यों जमींदोज हो गई? क्योंकि राजस्थान में आज भी जो 15-16 गर्म पानी के चश्मे हैं, राजस्थान को उजाड़ने वाला भूकंप ही था, सरस्वती नदी को पलटने वाला भूकंप ही था। इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि जो 1963 में 6 डिग्री रिक्टर स्केल का भूकंप फरीदाबाद में आया था, आज वो गलती से आ जाए, भगवान ना करे, तो दिल्ली की आबादी, एनसीआर की आबादी 2 करोड़ की आबादी हो चुकी है। आज से जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो दिल्ली की आबादी महज 9 लाख थी। आपको पता 2015 में इस्लामाबाद में जो पीओके में भूकंप आ गया गलती से। नहीं, लेकिन सूर्य प्रकाश कपूर जी, क्या ये जो घटनाएं हो रही हैं इसको हम लोग सामान्य तौर पर देखें, या कुछ इसके पीछे का कारण आपको दिखता है, या कुछ चेंजेस ऐसे हो रहे हैं एनवायरमेंट के अंदर, या कोई भी उसका कारण जिस वजह से ये भूकंप के जो झटके हैं वो बार बार या लगातार या अब ज्यादा महसूस होने लगे, या पहले भी होता था, अब चूंकि उसको हम लोग माप पाते हैं या जान पाते हैं इसलिए उसकी ज्यादा चर्चा है? कैसे इसको देखें हम लोग, सूर्य प्रकाश जी? आप जियोथर्मल एटलस ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की है, उसको निकालिए। उसके अंदर उन्होंने साफ साफ पेज नंबर 50 से लेके पेज नंबर 57 तक लिखा हुआ है कि जो सोहना है ये 3 तरफ से रिज से घिरा हुआ है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और उसके अंदर आज से 40 साल पहले मिसेस गांधी के टाइम पे इन्होंने 4 बोर होल भी किए थे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। इन्होंने उसकी रिपोर्ट जो है जियोथर्मल एटलस ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सरकारी किताब है, उसमें छपी हुई है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, उन्होंने 550 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है उसका सर्वे किया था। उन्होंने उसके अंदर पाया है कि धरती के नीचे इस इलाके के अंदर गर्म पानी का भंडार है, उसके नीचे पक्की चट्टान है, उसके नीचे मैग्मा 1200 डिग्री का आया हुआ है, वो उसको हीट अप कर रहा है। स्टीम का टेम्परेचर और प्रेशर जो है सीमा को क्रॉस करता है, तो जगह जगह से विस्फोट होते हैं, कभी रोहतक में, कभी झज्जर में, कभी बहादुरगढ़ में, कभी कभी आईटीओ के पास भी होता है, कभी कभी नवेला सोनीपत में भी होता है। अभी धौला कुआं में आया था भूकंप, आपको याद होगा 6-7 महीने पहले। अब बताइए धौला कुआं जो है दिल्ली के अंदर नहीं है। धौला कुआं से मॉरिस शेल्टन कितनी दूर है? ये जो 5 स्टार होटल बने हुए हैं ये कितनी दूर हैं? ये जो लुटियंस दिल्ली है जिसमें
ये सुप्रीम कोर्ट, एयर इंडिया का हेडक्वार्टर, आर्मी हेडक्वार्टर, नेवी हेडक्वार्टर, प्राइम मिनिस्टर का रेसिडेंस, ये सब कहाँ पे हैं? अंडर हिल रोड जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की है, आप वहां जाइए ना रिज पे, आपको पहाड़ी क्यों नजर आती है? ये पत्थर किसने बनाए हैं? ये ग्लोबल हीट फ्लो वैल्यू ने बनाए हैं। हमारे दिल्ली के अंदर ग्लोबल हीट फ्लो वैल्यू, अगर आप मैप देखें, ग्लोबल हीट फ्लो वैल्यू मैप ऑफ इंडिया गूगल पे मिल जाएगा, जियो थर्मल एटलस का, उसकी वैल्यू 85 मिलीवाट पर स्क्वायर मीटर पर सेकंड है। और हरियाणा के अंदर जो सोना के एरिया, वहां पर 110 मिलीवाट पर स्क्वायर मीटर पर सेकंड है। जिस क्षेत्र के अंदर 66 मिलीवाट से ज्यादा हीट हो, उसको जियोथर्मल एरिया कहते हैं। ये जो दिल्ली जिसमें आप बैठे हैं, जिस स्टूडियो से बैठ के आप बातें कर रहे हैं, ये जियोथर्मल एरिया कहलाता है। जियोथर्मल एरिया के अंदर 6 चीजें मुफ्त में मिलती हैं। क्या क्या 6 चीजें मुफ्त में मिलती हैं? नंबर 1 फॉसल फ्यूल, जैसे कि पेट्रोल और कोयले की खानें। नंबर 2 जेमस्टोन्स की माइंस, जैसे कि डायमंड की माइन या पन्ने की माइन। नंबर 3 गर्म पानी के चश्मे, देखिए राजस्थान में जाके 15-16 गर्म पानी के चश्मे हैं। ये सोहना जो है गुड़गांव के पास ही है, गर्म पानी का चश्मा। इसकी गर्मी कहाँ से आती है? जियोथर्मल एनर्जी से आती है। और ये जितने इलाके होते हैं, इनके अंदर आपको पंजाब की तरह मिट्टी नहीं मिलेगी, यहाँ आपको पत्थर मिलते हैं। आप जरा जाइए ना, ये पहाड़गंज की तरफ, करोलबाग की तरफ जाइए, ये अनंत पर्वत को किसने उठा रखा है? ये रायसीना रोड जिसपे प्रेसिडेंट बुलबुल रहती है, रायसीना हिल्स, उसको ऊंचा किसने कर रखा है? जियोथर्मल एनर्जी ने। ये आग से भरा हुआ फुटवार है। अग्नि देवता के रहमो करम पे ये 800 करोड़ आदमी पनप रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ ऋग्वेद के पहले और दूसरे मंत्र में इस अग्नि की ही सारी की सारी अग्नि का ही वर्णन है। दूसरे मंत्र में, ऋग्वेद के दूसरे मंत्र में क्लियर कट मधुचंद्र ऋषि ने कहा है कि पुराने जमाने के जो ऋषि थे, ऋषियों का मतलब जो विद्वान थे, ए मानव, ए वेद पाठी, उन्होंने इस जियोथर्मल एनर्जी को प्रॉपर मैनेज किया। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि जियोथर्मल पावर प्लांट लगा के इस जियोथर्मल एनर्जी की बिजली बनाओ, विनाश से विकास की ओर जाओ। बिल्कुल, उसके लिए अटल अक्षय ऊर्जा भवन में। चलिए सूर्य प्रकाश जी, आपकी इसी बात के साथ अब यही चर्चा में समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया, आप दोनों लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक आप लोगों ने पहुंचाई। तो एक्सपर्ट के जरिए अब आपने समझा होगा कि क्या कारण है कि पूरे दिल्ली एनसीआर या फिर अगर आप हरियाणा के भी तमाम जिलों को देखें, बार बार ये भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। उसके बहुत सारे कारण एक्सपर्ट्स ने बताए हैं। हालांकि ये भी उन्होंने कहा है कि बहुत ज्यादा घबराने या पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। इस खास पेशकश में मेरे साथ